नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। चंडीगढ़ स्थित PGIMER के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने एड्स के इलाज में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। संस्थान के प्रसिद्ध विशेषज्ञ और ART सेंटर के कार्यक्रम निदेशक प्रोफेसर अमित शर्मा ने कहा कि मेडिकल साइंस में आई नई तकनीकों के कारण अब एड्स कोई जानलेवा बीमारी नहीं रह गई है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि जिस तरह मरीज शुगर या ब्लड प्रेशर की दवा खाकर सामान्य जीवन बिताते हैं, ठीक वैसे ही HIV पीड़ित व्यक्ति भी नियमित उपचार से स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सकता है। सर, एड्स को लेकर काफी सारी बातें कही जाती हैं कि जैसा कि कहा जाता है कि ये हो गया तो बस खत्म है, फिर डेथ सेंटेंस एक तरीके से एड्स को कहा जाता है। सर आपसे जानना चाहेंगे एड्स क्या है और PGI चंडीगढ़ ने क्या कुछ एड्स को लेकर अब तक सफलताएं हासिल की हैं और क्या कुछ अवेयरनेस क्रिएट की है लोगों में। एक्चुअली ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आम आदमी की धारणा रहती है कि अगर HIV इन्फेक्शन हो गई और उसके बाद एड्स हो गया तो ये डेथ सेंटेंस है। दिस इज़ फार फ्रॉम ट्रू, ये बिल्कुल सच नहीं है। आज की तारीख में इतनी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं कि जैसे शुगर का इलाज होता है या ब्लड प्रेशर का इलाज होता है, वैसे ही HIV एड्स का भी इलाज किया जा सकता है। और जैसे क्रॉनिक बीमारियों के साथ बाकी मरीज़ लंबे समय तक ज़िंदा रहते हैं, वैसे ही HIV एड्स वाले मरीज़ भी एक स्वस्थ और संपूर्ण जीवन जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। सर, जानना चाहेंगे कि एड्स किस तरीके से फैलता है और भारत के अंदर इसकी क्या स्थिति है हाल में? एड्स के जो प्रमुख कारण हैं एक्वायर करने के, वो एक तो ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट है। सो जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो वो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है। उसके अलावा इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज़ और नीडल शेयरिंग जो करते हैं IV ड्रग अब्यूज़र्स, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। उसके अलावा हाई रिस्क बिहेवियर्स होते हैं, जैसे मैन हैविंग सेक्स विद मैन, और पेरीनेटल ट्रांसमिशन हो सकता है। मदर अगर पॉजिटिव है और वो ट्रीटमेंट नहीं ले रही तो मदर से बच्चे में हो सकता है। और फाइनली जो कि ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो गया, वो पुराने ज़माने में होता था कि इन्फेक्टेड ब्लड से अगर चढ़ जाए, पर आजकल ब्लड जो इतना रेगुलेटेड तरीके से दिया जाता है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, उसके कारण दैट हैज़ ऑलमोस्ट बीन एलिमिनेटेड। इसके अलावा जानना चाहेंगे सर, इसका क्या ट्रीटमेंट है? क्या कोई ऐसा चांस है कि किसी स्टेज पर कि इसको रिकवर भी किया जा सके, या फिर इलाज की बात करें तो कॉस्टिंग क्या आ जाती है और कहाँ पर इसका ट्रीटमेंट लिया जा सकता है? बहुत अगेन अच्छा सवाल है। इसका ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल फ्री दिया जाता है। गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में ART सेंटर्स हैं। जब मरीज़ शुरू में आता है, जब उसने पहले दवाई नहीं ले रखी, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ART। फर्स्ट लाइन ART में अगर बंदा लंबे समय तक चलता है तो उसी पे दवाई चलती रहती है। तो हमारे पास कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो कि 25 साल 30 साल से फर्स्ट लाइन ART पे हैं, तो वो चल रहे हैं। जैसे ब्लड प्रेशर की आप दवाई लगातार लेते हो, शुगर की दवाई लेते हो, वैसे ही बीमारी कंट्रोल में रहती है। अगर बाय चांस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स फर्स्ट लाइन दवाई काम करना बंद कर देती है, तो सेकंड लाइन दवाई या फिर थर्ड लाइन दवाई, ये सारी दवाइयाँ जो हैं ये भारत सरकार का जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है और नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम है, उसके तहत फ्री दी जाती हैं। और टेस्टिंग भी फ्री की जाती है और बाकी सारा सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी बिल्कुल फ्री किया जाता है। तो अनलेस पेशेंट चूजेस टू गो टू प्राइवेट सेक्टर, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में अगर वो जानकारी, पूरे हिंदुस्तान में फ्री इलाज कहीं से भी करा सकते हैं। इसके अलावा सर जानना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी को लेकर किस तरीके से कपल प्लान कर सकते हैं एड्स के अंदर, अगर दोनों पॉजिटिव हैं या फिर एक पॉजिटिव है, PGI का सक्सेस रेट क्या है? यस, वेरी गुड। ये भी अगेन बहुत अच्छा सवाल है। आपने पहले कहा कि ये एक डेथ सेंटेंस माना जाता था। आज फ्रॉम निहिलिज्म टू होप, आज की ज़माने में हम उस परिस्थिति में पहुंच गए हैं कि मेजॉरिटी मरीज़ हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बट उनका वायरल लोड कम है, तो वो प्रेगनेंसीज़ प्लान कर रहे हैं और बाद में जो बच्चा हुआ है, बच्चा HIV नेगेटिव है, या सीरो डिस्कॉर्डेंट कपल्स भी हैं, मतलब दोनों कपल्स में से एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। जो पॉजिटिव है वो इलाज करा रहा है और उसका वायरल लोड सप्रेस्ड है, वो प्रेगनेंसीज़ प्लान कर रहे हैं, उनमें भी जो बच्चे हो रहे हैं वो भी नेगेटिव हैं। और एक बड़ी अच्छी आपको डेटा शेयर करना चाहूँगा कि टोटल 121 प्रेगनेंसीज़ जो पिछले 5 सालों में हुई हैं, रफली, फायर मेंबर करेक्टली, उनमें से सिर्फ एक ही पॉजिटिव बच्चा हुआ है। वो भी इस कारण क्योंकि माँ जो है वो उसने दवा नहीं खाई डिस्पाइट आवर काउंसलिंग। जिसने भी बाकी 120 ने ट्रीटमेंट लिया
वो सारों के जो बच्चे हुए हैं वो HIV नेगेटिव हैं। दिस इज़ अ क्वाइट अ पॉजिटिव थिंग। इसके अलावा पीजीआई में बिकॉज पेशेंट्स आर लिविंग लॉन्गर, और जो सारी कॉम्प्लिकेशंस नॉन HIV पेशेंट्स में होती हैं वो HIV पेशेंट्स में भी होती हैं। कैंसर्स हैं, कैंसर्स ब्लड कैंसर्स हैं, लिम्फोमास हैं, और सॉलिड ऑर्गन कैंसर्स हैं, उनका ट्रीटमेंट एडवांस स्टेज पर भी पीजीआई में डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के द्वारा किया जाता है। दैट इज़ वाई पीपल हैव मोर ट्रस्ट इन कमिंग टू पीजीआई, और यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने में पेशेंट्स का काफ़ी विश्वास रहता है। सर उस बच्चे में जो कि उसके माता पिता पॉजिटिव हैं, जी, उस बच्चे में कितना चांस है कि आगे HIV हो सकता है या नहीं? वही मैंने आपको बताया कि जो जिन भी लोगों ने सुपरवाइज्ड तरीके से, प्लान्ड तरीके से पहले ट्रीटमेंट कराया, फिर वायरल लोड सप्रेस हुआ और प्रेगनेंसीज हुई, उनमें इफेक्टिवली किसी भी बच्चे में HIV पॉजिटिव नहीं हुआ है। नहीं वो तो अभी की बात है, मैं आगे फ्यूचर अगर अभी ट्रांसमिशन तो बर्थ के टाइम पे होगा, अगर 1.5 साल पे बच्चे का टेस्ट नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब जो पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता था वो नहीं हुआ है। अब वो बच्चा जिंदगी भर HIV नेगेटिव ही रहेगा। HIV पॉजिटिव जो पेशेंट है सर, उनको कौन कौन सी क्रोनिक डिजीज हो सकती है आगे? HIV सावधानियां रखनी चाहिए। HIV पॉजिटिव पेशेंट्स को मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है, तो डायबिटीज़ का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि आम नॉन HIV पेशेंट्स को भी क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, जब वो लंबे समय तक जी रहे हैं तो HIV वाले मरीजों में भी होंगी। और कुछ इन्फ्लेमेटरी स्टेट है तो डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क का वो खतरा जो है उसके लिए मॉनिटरिंग कराते रहना चाहिए और उसका इलाज करते रहना चाहिए। पर अगर वो नटशेल में ये कहेंगे कि अगर वो सुपरवाइज ट्रीटमेंट लेते रहेंगे ना, तो सारी चीज़ें, मापदंड जो हैं वो डॉक्टर्स अपने आप देखते रहेंगे और एक फ्रूटफुल आउटकम रहेगा। सर एक सामाजिक स्तर की अगर बात की जाए तो लोगों के दिमाग में अगर किसी के बारे में पता चलता है कि HIV पॉजिटिव है तो लोगों की मेंटलिटी थोड़ी सी बदल जाती है। तो इस संबंध में सर आपको समाज को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं फिर दोबारा ये कहूँगा कि किसी को के हाथ मिलाने से, किसी को गले लगाने से, किसी के साथ खाना खाने से कभी भी HIV नहीं फैलता, अनलेस देयर इज़ अ हाई रिस्क बिहेवियर कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, IV ड्रग यूज़र्स की तरह नीडल शेयर किया जाए। आम सोशल बिहेवियर में HIV कभी भी स्प्रेड नहीं करता है एक बंदे से दूसरे बंदे में। इसमें मीडिया का, बहुत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और प्रिंट मीडिया का ये मैसेज पहुंचाने में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, और वो मीडिया रोल प्ले कर भी रहा है। अवेयरनेस बहुत चेंज हुई है। हमने ट्रीटमेंट शुरू किया था लेट 90s में, वहाँ से लेके आज तारीख में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। बट अगर हम कहें कि और कुछ करने की आवश्यकता है तो यह सभी और भी हमारे को अवेयरनेस करने की आवश्यकता है। तो सर मेडिकल योद्धाओं की अगर बात करें, डॉक्टर्स हैं जो पीजीआई का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, हेल्पर्स हैं, उनके शो करना एक टफ टास्क है। जी, तो किस तरीके से देखते हैं डॉक्टर सेफ्टी के लिए कोई स्पेशल अभियान आपके? जी, हम जो CME इसीलिए करते हैं बार बार, डॉक्टर्स के मन में एक यही डर रहता है कि कहीं इससे मेरे को स्प्रेड ना हो जाए। हालांकि एक पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है कि एक यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का प्रिंसिपल है कि हर मरीज़ से यूनिवर्सल प्रिकॉशन ली जाएं, ताकि ब्लड से जो भी बीमारियां होती हैं, चाहे वो HIV है, चाहे हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, वो एक्वायर ना हो। बट फिर भी आप सर्जरीज कर रहे हैं तो नीडल स्टिक इंजरीज आर इनएविटेबल, ऑल्दो दे हैव टू बी मिनिमाइज, बट सम इंजरीज विल अकर। उसके लिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस दवाई का प्रावधान रहता है। दवाई हमेशा 24/7 प्रोवाइड की जाती है, ताकि जल्दी से जल्दी अगर कभी ऐसी नीडल स्टिक इंजरी हुए और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की ज़रूरत हो तो डॉक्टर को या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को वो इमीडिएटली वो दवाई मिल जाए। वो दवाइयाँ पीजीआई में हमने 4 जगह पे अप्लाई अवेलेबल कर रखी हैं। वो एमरजेंसी में SMO के पास अवेलेबल हैं, एमरजेंसी फार्मेसी में अवेलेबल हैं, लेबर रूम्स में अवेलेबल हैं, और जो हमारे नोडल पर्सनस हैं उनके पास भी अवेलेबल रहती हैं। तो ये हम बार बार, बट रेजिडेंट्स चेंज होते रहते हैं, इसी के कारण हर साल में एक बार हम ये CME प्रोग्राम करते हैं जो हम आज कर रहे हैं, जिसमें कि हम डॉक्टर्स को यही चीज़ों के लिए अवेयर करते हैं कि आपको इन HIV मरीज़ का इलाज करने के लिए डर की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बी अवेयर, टेक यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। इफ़ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस आर टेकन, द रिस्क ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर विल बी मिनिमाइज। गॉड फॉरबिड अगर फिर भी होता है तो दवाई भी अवेलेबल है, फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है ट्रांसमिशन। फिर डॉक्टर्स ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इन पेशेंट्स का इलाज कर पाते हैं।
तो इस तरह की सुविधा सर पीजीआई में अवेलेबल है हर जगह और भी सभी एआरटी सेंटर्स सारे हॉस्पिटल्स में एक्चुअली इट इज़ मैंडेटेड ऑल्सो। जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं दे शुड मेक श्योर दैट ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की अवेलेबिलिटी हर अस्पताल में होनी चाहिए। इसीलिए हम बाकी अवेयरनेस के लिए बाकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी बुला के आज उसकी बारे में चर्चा करेंगे SCME में।